डीएलएड क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि डीएलएड के फर्स्ट ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न का नमूना मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस क्लास में। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और सीधे सीधे देखते हैं प्रश्न को। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, F1 का ये प्रश्न है और ये 2020 का जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसी एग्ज़ाम का प्रश्न आप देख रहे हो। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आपका प्रश्न पत्र कौन सा 100 नंबर का होगा, कौन सा 50 नंबर का होगा। और जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसमें 30 नंबर इंटरनल मार्किंग होगी, 70 नंबर का एक्सटर्नल मार्किंग होगा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फुल मार्क्स 70, यानी कि ये F1 का जो सिलेबस है यह 100 मार्क्स का है और इसमें से आपको 30 नंबर इंटरनल मार्किंग के लिए दिया जाएगा और 100 नंबर आपको एक्सटर्नल मार्किंग होगा। डीएलएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आपका होम सेंटर पे ही होता है, यानी कि जो भी जहाँ भी आपका एडमिशन हुआ है, जिस शहर में आपका एडमिशन हुआ है उसी शहर में आपको एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन सेकेंड ईयर का एग्ज़ामिनेशन पटना में देना होता है। लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से होम सेंटर ही रखा गया था, यानी कि उसी टाउन में रखा गया था, दूसरे विद्यालय में कहीं दूसरे जगह सेंटर बना करके। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भी एग्ज़ाम के लिए दिया जाए, बस आप लोगों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और बुक अगर आप लोगों ने खरीद लिया है, उसे पढ़ लिया है, अच्छे से नोट्स बना लिया, तो फिर तैयारी बेहतर ही रहेगी। क्लासेस आ रहे हैं, क्लासेस पे आप लोग बने रहें और डीएलएड के साथ साथ सीटेट को भी कंप्लीट करना है, केबीएस वगैरह की तैयारी भी करनी है, इसके ऊपर भी वीडियो आ चुका है। तो लगे रहिए मल्टीपल एम्स को लेकर के, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सको। तो आइए समझते हैं यहाँ पे F1 हमारा जो सिलेबस है, समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, एजुकेशन एंड करिकुलम, इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे कि कुल प्रश्नों की संख्या 11 होती है और समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। कुल मार्क्स तो 70 हैं ही। और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख पा रहे हो और इसके बाद ये 2 सेक्शन में बटा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल क्वेश्चन जो है ना वो 2 खंड में बटा होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये प्रश्न पत्र बटा हुआ रहेगा। सेक्शन ए लघुत्तरीय प्रश्न होता है। ठीक है, सेक्शन क में यानी कि सेक्शन ए में विकल्प के साथ 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 से 100 शब्दों में देना होता है। ठीक है, अभी तक इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। टोटल प्रश्न सब्जेक्टिव रहेंगे और 2 पार्ट रहेगा, एक शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन रहेगा और एक लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जो शॉर्ट टाइप रहेंगे उनका उत्तर आपको 75 से 100 शब्दों में देना है। आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है, उसी शब्द सीमा में आंसर देना है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। और दूसरे खंड में यानी कि सेक्शन बी में आपको 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर 200 से 250 शब्दों में देना होगा। और लघुत्तरीय प्रश्न के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, जबकि दीर्घोत्तरीय के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से मार्किंग सिस्टम होता है। और आपको किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलते हैं आप इसे देखें। आप यहाँ पे देखोगे, पहला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोसाइटी ऑफ इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। तो हमारे आसपास का जो समुदाय है, जो समाज है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के समाजीकरण के ऊपर, इसे मैंने क्लास में बता दिया है, आप लोगों ने नोट भी किया होगा। इसके बाद है, प्रमुख बाल अधिकारों का उल्लेख करें। मेंशन इम्पोर्टेंट चाइल्ड राइट्स, है ना, इसमें आरटीई एक्ट 2009 का उल्लेख करना है। इसके अलावा संविधान में जो प्रमुख अधिकार दिए गए हैं बच्चों को, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम निषेध कानून, इन सब चीज़ों का उल्लेख करना है। तो इसके ऊपर भी क्लास में बताया जा चुका है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। एक दो जो मनोवैज्ञानिक हुए, शिक्षाविद हुए, उनकी परिभाषा आप दे दोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो आपको आंसर लिखते समय ध्यान रखना है कि अगर एक दो मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा आपको याद है तो उसे आप निश्चित रूप से लिखें, और लिखते समय जो परिभाषा आप लिख रहे हो या जो मनोवैज्ञानिक का उल्लेख कर रहे हो तो उसे आपको अंडरलाइन करते चलना है। ठीक है, और अंडरलाइन कर देने पर जो चेकर होते हैं उनका ध्यान उस ओर जाता है। और मैंने भी अपने एग्ज़ाम के दौरान ऐसा ही किया था। मैंने जितने भी पॉइंट्स थे, जितनी भी परिभाषाएं मैंने विद्वानों की लिखी, विद्वानों के नाम लिखे, किसी चीज़ का उल्लेख किया, जो महत्वपूर्ण बिंदुएं रहीं उसे अंडरलाइन करता गया था।
अगला प्रश्न है कि विद्यालय के सामाजिक आधार का वर्णन करें। एक्सप्लेन द सोशल बेसिस ऑफ स्कूल। इसका मतलब हो गया कि विद्यालय का सामाजिक आधार क्या है, विद्यालय के निर्माण की परिकल्पना क्यों की गई समाज में, समाज को क्यों विद्यालय की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो प्रश्न कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे आप खुद से सोच करके थिंक करके लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि काफ़ी हार्ड काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रश्न आते हैं। अगला देखिए आप प्रश्न कि बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करती हैं। मैंने काफ़ी डिटेल से इसके ऊपर बताया है कि परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामुदायिक स्थिति, धार्मिक स्थिति सब कुछ प्रभावित करती हैं। तो 75 से 100 शब्दों में देना ही होता है, इसके ऊपर तो 200 शब्दों में आंसर लिखा जा सकता है। विद्यालयों में समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट करें। तो इसके ऊपर भी क्लास में बता दिया जा चुका है। तो आप देखोगे कि मैं जो क्लासेस ला रहा हूँ तो उसमें जितने भी पॉइंट्स मैं लेकर के आता हूँ वे सारे नोटेबल पॉइंट्स रहते हैं, कहीं भी फालतू पॉइंट्स नहीं होता है। तो एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोगों को क्लास बिल्कुल अच्छे से वॉच करना है और जितने भी नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसे आप खुद नोट करें और अपना नोट्स अलग आप बनाएं। अब अगला है कि पुस्तकीय ज्ञान निरर्थक है, व्याख्या कीजिए। क्या आपको लगता है कि पुस्तकीय ज्ञान जो है वो निरर्थक है या फिर सार्थक है। निरर्थक का मतलब यूजलेस, व्हाट वी रीड इन आवर बुक्स इज यूजलेस। डू यू एग्री विद दिस, या फिर आप डिसएग्री करते हो। तो आपको अपना वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अपना ओपिनियन देना है। तो आप इसके लिए कहीं आंसर आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ये खुद से सोच करके लिखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट की जांच की जाती है कि आपकी समझ क्या है ना, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट पॉइंट। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, इसका वर्णन करें। एजुकेशन इज ए प्रोसेस टू बिल्ड न्यू सोसाइटी। क्या आप इसे मानते हो, तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, ये स्पष्ट करें। सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो सूचनाएं वे होती हैं जो हमें आसपास के चीज़ों से, आसपास हो रही घटित घटनाओं से मिलती हैं, है ना। जबकि ज्ञान क्या होता है, तो ज्ञान हमारी बुद्धि जो होती है, हमारे अंदर जो विवेक होता है, चीज़ों को सही समय पे यूटिलाइज करने की जो कला होती है, जो स्किल होती है, वो ज्ञान कहलाता है। विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है, कैसे स्पष्ट करें। तो विद्यालय के अंदर और बाहर सिलेबस में वही सारी चीज़ें होती है, अधिकांश वही सारी चीज़ें होती है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी होती है। और NCF 2005 का उल्लेख यहाँ पे करना जरूरी हो जाता है। और मैं जल्द ही NCF 2005 के ऊपर वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें NCF 2005 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला है कि ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। तो ये आगे के यूनिट में से डिस्कस किया जाएगा, इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो भी प्रश्न हैं जो बचे हुए हैं वे आगे के यूनिट से, अभी तो एक ही यूनिट क्लियर किया गया है ना। ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है, स्पष्ट करें। इसके बारे में भी हम लोग आगे जब यूनिट हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इन सारे प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आप देखोगे 200 से 250 शब्दों में जवाब देना होगा। ज्ञान की अवधारणा को विस्तारित रूप से समझाइए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज इन डिटेल। तो इसके ऊपर अगले यूनिट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला है कि गिजू भाई की पुस्तक दिवा स्वप्न एक ऐसे शिक्षक की कथा है जो शिक्षा की दकियानुशी संस्कृति को नहीं स्वीकारता और परंपरा व पाठ्य पुस्तकों की सचेत अवहेलना करके बच्चों के प्रति सरस प्रयोगशील बना रहता है, कैसे विश्लेषण करें। तो आपके यूनिट फर्स्ट क्या ये चैप्टर नहीं है, ये अंतिम यूनिट का चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को कुछ प्रमुख चिंतकों के, शिक्षाविदों के किताबों को पढ़ना है। जैसे गिजू भाई बधेका की दिवा स्वप्न हो गई, आपको मारिया मोंटेसरी का ग्रहणशील मन से एक चैप्टर पढ़ना है, उससे सवाल आएंगे। आपको जॉन डीवी का एक सिद्धांत शिक्षा और लोकतंत्र का एक थ्योरी है, उसको पढ़ना है। आपको रविन्द्रनाथ टैगोर का लेख पढ़ना है। आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक लेख पढ़ना है। आपको महात्मा गांधी का हिंद स्वराज उसमें पढ़ना है। तो वो जो यूनिट है उसमें प्रमुख चिंतकों एवं शिक्षाविदों के योगदान को पढ़ना है और अपना विश्लेषण करना है। तो इसके ऊपर क्लासेस आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, तो उस समय हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे।
अभी अगला सवाल आप देखो, शिक्षा पुस्तक में कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कैसी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना की है, वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें। तो यह भी उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, उसी यूनिट से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है। अगला है, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम की अवधारणा के बीच अंतर को उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। तो इसके ऊपर भी हम लोग आगे के यूनिट में क्लास में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें। जॉन डीबी अच्छे शिक्षण की विशेषताएं, एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे F1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो F1 को हम लोगों ने डिस्कस किया, यूनिट फर्स्ट अभी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद धीरे धीरे क्लासेस आएंगे और F2 का यूनिट फर्स्ट भी आ चुका है। तो मैं धीरे धीरे सारे प्रश्नों को आप लोगों को दिखाऊंगा और किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है ये आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।